वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए पर्यावरण से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में। यह प्रश्न आधारित है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा, सीडीएस एग्जाम के द्वारा और यूपीपीएससी जो भी एग्जाम है, जैसे आरओ के एग्जाम हो गए या यूपीपीएससी प्री के एग्जाम हो गए। ठीक, तो इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड जो प्रश्न हैं जो आए हैं, उन प्रश्नों को जो है इस वीडियो में शामिल किया गया है। उसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उन्हीं प्रश्नों पर हम यह विचार करेंगे कि जो आने वाला एग्जाम है 22 दिसंबर को, उसमें आपके लिए पर्यावरण से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। ठीक, तो यह हमारा जो है एक आधार का काम करेगा। और एक और चीज, एक जो भ्रांति फैली हुई है कि 22 दिसंबर 2024 को प्री का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो प्लीज एक चीज एकदम आप लोग कंफर्म रहिए कि 22 दिसंबर 2024 को एग्जाम यूपीपीएससी प्री का होने जा रहा है। ठीक, तो प्लीज आप लोग कोताही बिल्कुल ना बरते और जितना ये जो टाइम मिला है लगभग 1 महीने का, इसमें पूरा डेडिकेशन के साथ जो है आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक, और इस तैयारी में हम आपके साथ हैं। जहां भी जैसा भी होगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी को हम लोग सुगम बना सकें। ठीक, तो चलिए, हाँ एक और चीज, जो ये लेक्चर होगा उसमें हम किन किन बातों को डिस्कस करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी भी जो है हम लोग चर्चा करेंगे। बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, रियो समिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इसको बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी, और इंपॉर्टेंट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ठीक, तो पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में भी जो है वो बात की जाएगी। तो यह जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हाल फिलहाल के वर्षों में एग्जाम कोई भी हो, वहां पे पर्यावरण से संबंधित जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो पर्यावरण से जो संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो देखने में लंबे चौड़े होते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप उनको आराम से अगर पढ़ें, ठीक है, तो उसका उत्तर जो है वो मिल जाता है। कुछ ही क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, ठीक, यह यूपी पीसीएस प्री जीएस 2006 में पूछा गया है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, सिंपल सा इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो एक तरीके से पूछ सकते हैं, जो पर्यावरण की डिफिनेशन को जानता होगा वह इस प्रश्न को कर ले जाएगा। ठीक है, तो एनवायरमेंट रिफर्स टू, पहला ऑप्शन क्या है, भूमि जल वायु, भूमि जल वायु पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है वह पर्यावरण कहलाता है। जी हाँ, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा देखते हैं, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, क्या यह पर्यावरण कहलाता है? जी हाँ, ये भी डेफिनेशन जो है वो सही है, तो ऑप्शन बी भी सही है। अच्छा, अगला क्या है, भौतिक जैविक की सांस्कृतिक तत्वों का अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं वह पर्यावरण कहलाती है। तो जी हाँ, ये भी पॉइंट जो है वो सही है, तो सी पॉइंट भी सही है। तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर आएगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप लोग जो है एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि पर्यावरण की जब परिभाषा आपसे पूछी जाएगी तो ये जो तीनों परिभाषाएं हैं, ठीक है, ये जो तीनों जो ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आपको याद हो जाए वह जो है इसकी डिफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, अब कुल मिला के आपको मोटे तौर पे ये याद रखना है कि पर्यावरण है क्या, हमारे चारों तरफ जैविक और अजैविक, ठीक है, जो भी चीजें हैं, ठीक, उनसे जो हम घिरे हुए हैं वही हमारा जो है इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल में क्या होगा, जीव जंतु आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे। ठीक है, और नॉन बायोलॉजिकल में क्या होगा, या मतलब कि जो अजैविक होंगे उसमें क्या होगा, या कहा जाए कि अबायोटिक में क्या होगा, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, कल्चरल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ये सारे जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये जो तीन ऑप्शन है एबीसी आपको जो है पर्यावरण की परिभाषा को बता रहे हैं। अब हम चलेंगे अगले ऑप्शन की तरफ।
अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यूपीपीएससी 2020 में पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न क्या है? सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? ठीक है, तो इन्वायरमेंट को जिस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप इन्वायरमेंट को जो है जैविक और अजैविक में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक में क्या आएगा? पेड़ पौधे जीव जंतु आएंगे। अबायोटिक में फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, कल्चरल एनवायरनमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। यहाँ पे परिचालन पर्यावरण की बात की गई है, भौतिक पर्यावरण की बात की गई है, सांस्कृतिक पर्यावरण की बात की गई है और जैविकी पर्यावरण की बात की गई, मतलब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात की है। ठीक है, तो देखो ये जो है कौन कौन सा? भौतिकी पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, इसको जो है नॉन बायोलॉजिकल या अबायोटिक में क्लासिफाई कर दीजिए, और जैविकी पर्यावरण जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है इसको जो है वो डिफाइन करेगा। ठीक, तो ये जो तीनों हैं वह पर्यावरण के अंतर्गत जो है वो आते हैं, लेकिन जो नहीं आता है वो है ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट है वह पर्यावरण जो इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट है उसमें नहीं आता है। तो हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो पर्यावरण के क्लासिफिकेशन में ऑपरेशनल इन्वायरमेंट नहीं आता है, जबकि कल्चरल इन्वायरमेंट हो गया, फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या होगा? यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, भूमि कैसी है, ठीक, मरुस्थल कैसे हैं, इस तरीके जो है वो फिजिकल इन्वायरमेंट है। ठीक, उसी तरीके से बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आएगा? बायोलॉजिकल में आएगा क्या? बायोलॉजिकल में पेड़ पौधे जीव जंतु। ठीक है, मतलब कि फ्लोरा और फौना की बात करते हैं। अच्छा, कल्चरल या सांस्कृतिक पर्यावरण में जो है आप जो है आर्थिक कंपोनेंट को जोड़ सकते हैं, पॉलिटिकल कंपोनेंट को जोड़ सकते हैं और सोशल कंपोनेंट को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो सांस्कृतिक इन्वायरमेंट होता है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ये तीनों से मिलकर बना होता है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? ठीक है, तो यहां पे बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो पर्यावरण सुरक्षा से दिए गए ऑप्शन में कौन सा नहीं है? तो देखिए, धारणीय विकास तो आता है। ठीक है, गरीबी कम करना पर्यावरण सेफ्टी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, वातानुकूलन मतलब कि एसी का प्रयोग ना करना, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था इस ऑप्शन में कि एयर कंडीशनिंग का जो है यूज ना करना। ठीक है, कागज के थैलों का प्रयोग करना, ये भी जो है पर्यावरण सेफ्टी में आता है। तो जो नहीं है वो क्या है? पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को कम करना जो है वह इन्वायरमेंट सेफ्टी के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल के वर्षों में जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो दिन पर दिन जो है बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट के जो डिफरेंट लेयर होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो सबसे निचली वाली जो लेयर होती है वह क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। ठीक है, जो लगभग 8 से लेकर 18 किलोमीटर ऊंचाई पे होती है। इसके बाद जो है स्ट्रेटोस्फीयर होता है, उसके बाद मध्यमंडल या मीजोस्फीयर, उसके बाद आयरोस्फीयर होता है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बाद मीजोस्फीयर, इस तरीके से लेयर होती है। तो इनका कहना है कि जो इन्वायरमेंट की जो निचली लेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सामान्यतः कम पाया जाता है। इसका कारण बताना है आपको। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है कि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है, मतलब कि इट्स एस्केप इनटू द आउटर स्ट्रेटोस्फीयर, क्या जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चली जाती है, ये बोल रहे हैं। ठीक, तो ये जो है ये गलत पॉइंट है, यह सही नहीं है, यह कारण नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भारी गैस है। ठीक है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं जा पाती, वो ट्रोपोस्फीयर में ही रहती है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा देखते हैं, समुद्र में पादप पल्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, द फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन्स इन द ओशियन। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 2/3 जो है वो ओशियन है,
ठीक, पूरे पृथ्वी का। और इसमें जो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स है वो जो है वो पूर्णतया मतलब कि बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनका इनका जो ट्रोपोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने की एक असीम क्षमता होती है। ठीक है, तो मतलब कि अद्भुत क्षमता होती है, असीम तो नहीं कहेंगे, ठीक, लिमिटेड ही क्षमता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, अपने भोजन निर्माण में। तो बहुत सारी जो मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की वो जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक, तो इस वजह से जो लोअर लेयर है एटमॉस्फेयर की उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। तो इसका मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट है ये जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ये कहानी जो है वो सही है। ठीक, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो देखिए, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप। ठीक है, जो पोलर आइस कैप है, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको मैं क्लियर कर दूं, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का ये इक्वेटर हो गया और ये जो है पोल वाला रीजन हो गया। तो पोल पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से हमेशा जो है बर्फ से वो आच्छादित रहता है। तो देखिए, जो ये पोलर रीजन है नो डाउट जो है वो आइस कवर है, लेकिन यह आइस के अंदर क्षमता नहीं होती है कि वह एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाइंड कर सके, ट्रैप कर सके। ठीक, तो इस प्रकार से जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा, केवल और केवल दो। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, और ये देखिए ये आईएएस प्री 2011 में पूछा गया है। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा या जैसे मैंने बताया कि यह जो वीडियो है यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए जो है वो फ्रेम किया गया है। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप जो है आईएएस के क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो। ठीक है, तो आईएएस या यूपीएससी के क्वेश्चन जो है आपको इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि यूपीपीएससी जो है आईएएस या यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए होते हैं उन्हीं को आधार बनाकर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके फिर से जो है क्वेश्चन को फ्रेम करती है। ठीक, तो अगर आप इस तरह के प्रश्नों को अगर लगा के जाएंगे तो 22 दिसंबर का जो पेपर होगा एनवायरमेंट से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको सहूलियत मिलेगी। ठीक है, आप आराम से उन प्रश्नों को कर ले जाएंगे। तो प्लीज इन प्रश्नों से घबराना नहीं है। और एक और चीज, जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे तो आप लोग बिल्कुल भी घबराया मत कीजिए। उनकी एक एक लाइन को आप अगर आराम से पढ़ ले गए तो उन क्वेश्चंस को सही होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मींस पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, तो ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, तो ये भी तो डिग्रेडेशन का ही पार्ट है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो भी हैं उनका पूर्ण रूप से निम्नीकरण जो है वह पर्यावरण अपकर्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंतर्गत आता है। एडवर्स चेंजेस ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। जो ह्यूमन एक्टिविटी है अगर उससे पर्यावरण की क्षति हो रही है, ठीक है, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, तो वो भी क्या है, पर्यावरण अपकर्ष के अंतर्गत आएगा। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, ठीक है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से जो है अगर इम्बैलेंस या असंतुलन क्रिएट हो रहा है तो वह जो है वह पर्यावरण या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो है वो कारण बन सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में अगर डाइवर्सिटी ला रहे हैं, ठीक है, तो वो संतुलित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो पर्यावरण में जो भी चीजें हैं वो बैलेंस में हो, तभी जो है वो पर्यावरण के लिए क्या होंगे, सस्टेनेबल होंगे, टिकाऊ होंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो पर्यावरण अपकर्ष है उसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है या ये कहा जाए ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, ये बात सही है। ठीक,
यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान में शामिल है। ये स्टेटमेंट भी सही, इसी की वजह से तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो है वो बनाया गया था। और एक और चीज याद रखें, वर्ष 2010 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन कब? 18 अक्टूबर, यह डेट भी याद रखना, 18 अक्टूबर 2010 को जो है स्टेबलाइज होता है और इसके लिए एक स्पेशल एक्ट आता है, ठीक है, जिसको एनजीटी एक्ट बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यह जो है एक एक्ट के थ्रू, एक अधिनियम के थ्रू जो है वो आता है, कब? 18 अक्टूबर 2010 को। और इसको क्यों लाया गया था? यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण के से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, यह व्यक्तियों और संपत्तियों को हुई हानि के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार कर सकता है। जी हां, अगर इन्वायरमेंट या व्यक्तियों की जो संपत्ति की हानि हुई है, ठीक है, उनके लिए जो है राहत और मुआवजा करने की भी जो है बात ये करता है एनजीटी, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डी ऑप्शन देखते हैं, यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बंधा है। ध्यान रखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि यह जो है एनजीटी एक्ट 2010 के थ्रू लाया गया था और 18 अक्टूबर 2010 से ये लागू है, ठीक। तो यह एक अधिनियम के थ्रू आया है, न कि ये जो सीआरपीसी है, सिविल प्रक्रिया संहिता है 1908, उसके तहत है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यह नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? नेचुरल जस्टिस को, ठीक है। तो जो नैसर्गिक न्याय है उसको फॉलो करते हुए जो है एनजीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था और यह एक अधिनियम के तहत आया था, ठीक है। और यह जो है व्यक्तियों की हुई संपत्तियों के हानि के लिए मुआवजे की भी जो है वो बात करता है। साथ में क्या? पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण से संबंधित जो मामले हैं उनको अतिशीघ्र निपटाने के लिए भी जो है यह काम करता है, ठीक है। तो जो मेन हमारा जो कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक, उसमें जो है इन्वायरमेंट से संबंधित मामले ना जाए उसके लिए एक ट्रिब्यूनल की जो है बात की गई और यह ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी कहलाता है, क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वर्तमान में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है, ठीक। अगला प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, जैसे कि मैंने बताया कि यह जो है एक्ट 2010 का है, तो उसी पर आधारित जो है अगला प्रश्न आ गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे, ठीक है। मतलब कि आपको यह बताना है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद या कौन से प्रावधान है जिसको देखते हुए एनजीटी को लाया गया था, ठीक है। तो पहला देखिए, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। जी हां, जो राइट टू लाइफ है, ठीक, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 कहता है, जो कि फंडामेंटल राइट है, उसके अंतर्गत जो है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की बात की गई है। तो उसी के मद्देनजर 2010 में एनजीटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, ठीक। दूसरा देखते हैं, अनुच्छेद 275 एक के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप, ठीक है। तो यह एससी जो क्षेत्र, जो एसटी क्षेत्र है, शेड्यूल्ड ट्राइब क्षेत्र है, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये है ही नहीं, ठीक है। एनजीटी का इसे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा देखते हैं, अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा के शक्तियों और कार्यों के अनुरूप, ठीक है। तो आर्टिकल जो 243 है, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, पीआरआई से संबंधित है, उससे भी जो है एनजीटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये वाले जो प्रावधान है वह जो है वो इससे जो है वो कोई जो है ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ये जो है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। केवल और केवल एक सही है, क्या? पहला ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। तो यह यूपीएससी प्री 2012 का प्रश्न है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जो है वो देखने में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं
आप आराम से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उन्हीं आधार पे इन प्रश्नों को आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है एनजीटी से है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। ठीक, तो प्लीज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जो है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से भिन्न है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो एनजीटी है वो कैसे डिफर करता है। ठीक है, तो देखिए एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, एकदम बात सही है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो एनजीटी एक्ट है वो कब का है, एनजीटी एक्ट 2010 का है। अभी जो है आपने जो है प्रश्न इस पे लगाया, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं, सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया। ठीक है, कार्यपालक आदेश का मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया गया। तो देखिए ये जो एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, इतना तो सही है इस स्टेटमेंट, लेकिन जो आगे की ये कहानी बता रहे हैं कि सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो गठन है सरकार के कार्यपालक आदेश से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जो सीपीसीबी का भी जो गठन होता है एक अधिनियम के द्वारा होता है, और वह अधिनियम है क्या, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है, तो जो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है 1974 का, ठीक है 1974 का, उसके तहत सीपीसीपी को लाया गया था, सीपीसीबी को लाया गया था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 याद रखिएगा। ठीक, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट यह है कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। ठीक है, जैसे कि पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए, या उसमें जो है पर्यावरण के मामले ना जाएं और एक्स्ट्रा जो है बर्डन बढ़े, उसको अवॉइड करने के लिए जो है एनजीटी इस ट्रिब्यूनल की जो है वो व्यवस्था की गई। ठीक है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो यहां पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। ठीक है, तो 100% ऑर्गेनिक स्टेट का जो दर्जा मिला था वह सिक्किम राज्य को मिला था। कब, किसको मिला था, सिक्किम राज्य को। और ये कहानी है 2016 की। क्या, 2016 में सिक्किम राज्य को जो है वह वर्ल्ड का पूरी तरीके से 100% ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी साग सब्जी ग्रो कराई जाती है या जो भी खेती की जाती है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, पूरी तरीके से जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कंपोस्ट फर्टिलाइजर है उनका इस्तेमाल किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से जो ऑर्गेनिक स्टेट है वह है सिक्किम, और यह दर्जा इसको कब मिला था, 2016 में। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे एसर्शन और रीजन आधारित है, इस तरह के भी प्रश्न जो है वो कमीशन के द्वारा पूछे जाते हैं। और ये देखिए ये यूपीपीसीएस प्री 2003 में पूछा गया है। ठीक है, और इस तरीके से जैसे अभी 11 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था यूपीपीएससी आरओ के द्वारा जो एग्जाम कराया गया था, उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि कथन और कारण आधारित प्रश्नों की जो है वो भरमार थी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस करके जरूर जाइए। तो इस प्रश्न को देखते हैं,
प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, ठीक है, सही बात है। मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो तो क्लीन तो होता है, ठीक है, और जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो प्रदूषण का कारण बनती है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न अगला प्रश्न यह है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका गठन, ठीक, तो आपको बताना है कि यूएनएफसीसीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आता है, ठीक है। तो इसका जो गठन होता है रियो डी जेनेरियो जो समिट होती है 1992 में, उसमें आता है। तो देखते हैं ऑप्शन। तो स्टॉकहोम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण सम्मेलन में किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। रियो डी जेनेरियो, जी हाँ, रियो डी जेनेरियो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ठीक है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया था। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें उत्तर मिल गया। आगे भी देख लेते हैं। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसका किया गया था 2002 में, जी नहीं, ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन 2009 में किया गया था, ये भी गलत है, ठीक है। तो यूपीएससी प्री 2010 का ये प्रश्न है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यूएनएफसीसीसी जो आता है वह आता है कब, ये आता है रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट होती है 1992 में, उस समय आता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिए, यूएनएफसीसीसी से संबंधित कुछ फैक्ट, ये जो इंप्लीमेंट होता है वह होता है 21 मार्च 1994 को, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रखी जाती है उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो पहली रखी गई थी यूएनएफसीसीसी के तहत, वो रखी गई थी जर्मनी की कैपिटल, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में, ठीक है, बर्लिन में। और कब रखी गई थी, 1995 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1995 में सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहले बैठक होती है कहां, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, ठीक। और यूएनएफसीसीसी कब से इंप्लीमेंट है, 21 मार्च 1994 से। और यह आता कब है, यह इसका जो कॉन्सेप्ट आता है रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट है 1992 की, जो कि ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में होती है, वहां पे इसको जो है वो सोचा जाता है कि यूएनएफसीसीसी की स्थापना की जाए, ठीक है। आगे अगला प्रश्न, अभिष्ट राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न जो है देखने में बहुत बड़ा है, ठीक। अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंटरनल नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है, ठीक है। यूपीएससी 2016 का प्रश्न है, ठीक है, आईएएस 2016 में पूछा गया है। और यह पूछ क्या रहा है, आईएनडीसी के बारे में पूछ रहे हैं, क्या, आईएनडीसी, ठीक है, इंटरनल नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यह किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखो, युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए वचन, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना, ठीक है, जी हाँ, यह इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है सही है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है, की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों के द्वारा किया गया पूंजी योगदान, ये भी गलत है, ठीक है। धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये है क्या, ये है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई एक कार्य योजना, ठीक है, एक्शन प्लान है, ठीक। तो आईएनडीसी में बात कही क्या गई है, तो देखिए जो पेरिस पेरिस जो क्लाइमेट चेंज पे जो पेरिस में जो बैठक होती है 2015 में, ठीक है, 2015 में, ठीक, जो विश्व के जो देश हैं क्लाइमेट चेंज से जो है जो जलवायु परिवर्तन है उसमें अपना कंसर्न दिखाते हुए वह एक जो है वो प्रतिज्ञा लेते हैं, प्लेज लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिज्ञा क्या लेते हैं, उनका मानना ये होता है कि जो जो पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो लक्ष्य रखा गया है कि जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, ठीक है, या ग्लोबल जो टेम्परेचर है
उसको हम लोग प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से मैक्सिमम 2 डिग्री तक रखेंगे। ठीक है, ये तो बात वहां पे की गई थी पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, जो कि कोप 21 होता है। ठीक है, क्या COP जो 21 की जो बैठक होती है वो पेरिस में होती है, कब? 2015 में। तो वहां पे जो विश्व के जो देश होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ठीक है, जो प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उस समय जो तापमान है उससे मैक्सिमम मैक्सिमम जो है हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऊपर रखेंगे। ठीक है, लेकिन जो INDC के तहत जो देश आते हैं वह यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे 2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, वह जो है इससे 1 पॉइंट और नीचे आएंगे, मात्र 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टेम्परेचर से आगे रखेंगे। ठीक, अब देखिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखने की अगर बात कर रहे हैं या विश्व के जो देश हैं, ठीक, तो इसके लिए इनको करना क्या होगा? इसके लिए इनको जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, ठीक है, जो जैविक जो ईंधन है उनका प्रयोग कम से कम करना होगा। ठीक, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है यूज करना होगा। इसके अलावा जो जो नॉन कन्वेंशनल है जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी को जो है वो उसको भी जो है बढ़ावा देना होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप काम करोगे तब जाके जो है ये काम आप कर सकते हो। साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्प्शन की जो टेक्निक है, सिक्वेस्ट्रेशन करने की जो टेक्निक है, उसको जो है ज्यादा से ज्यादा इम्प्लांट करना होगा। जैसे बहुत सारी जो है पेड़ पौधे लगाने होंगे, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बढ़ाना होगा, एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना होगा, बहुत सारे जो इन्वायरमेंट कैंपेन है वो चलाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। ये सारे मेजर्स जब आप करेंगे तब जाके जो है इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारे देश में अगर जैसे अपने देश की बात किया जाए, ठीक, भारत की, तो भारत जो है इस संदर्भ में जो है वो काम पे लगा हुआ है। ठीक, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो सोलर सोलर एनर्जी है, ठीक है, तो सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो डे बाय डे जो हम लोग जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक, और इस समय जो 100 गीगावाट तक की जो है बात की जा रही है, और 100 गीगावाट की जो पहले जो है वो हमने जो है लक्ष्य रखा था, अब जो है 450 गीगावाट की बात की जा रही है, किससे? सोलर एनर्जी के थ्रू। ठीक, और इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी जोर दिया जा रहा है, जो विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, इस पे जो भी हमारा जो है वो ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। ठीक है, कि हम जो है इस तरीके से हम एनर्जी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पे, ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उस पे जो है वो कम रहे, इसके लिए हम जो है वो काम कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। ठीक है, आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि, तो आपको बताना है कि 1986 का जो एक्ट है वो भारत सरकार को कैसे पावर दे रहा है। ठीक, तो वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। ठीक है, तो देखिए इस पूरे वाक्य में आधा सही है और आधा गलत है। ठीक है, तो आधा कहां तक सही है? जो 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वह वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता की बात तो करता है। ठीक है, तो यहां तक बात सही है। ठीक है, लेकिन आगे देखो, इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति, यही जो है यहां पे गलत हो गया। ठीक है, प्रक्रिया और रीति की बात EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नहीं करता है। ठीक, तो हमारा यह जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, वो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है स्टेटमेंट? वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करें। ठीक है, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के स्टैंडर्ड निर्धारित करने की बात करता है। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, सतत विकास, पर्यावरण सशक्तिकरण, पेटेंट संरक्षण, कृषि संबंधी परिधान। ठीक है, यह यूपीआरओ 2014 का प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है, एजेंडा 21। अब इसमें एजेंडा 21 में 21 क्या है? ठीक है, तो देखिए ये जो एजेंडा 21 की जो बात की गई थी वह रियो डी जेनेरियो
ये अभी हम लोगों ने जो है पिछले के प्रश्नों में देखा था। रियो डी जेनेरियो 1992 1992 में जो बैठक होती है जिसको पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ अर्थ समिट, ठीक है, अर्थ समिट, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 सेट किया जाता था। तो एजेंडा 21 में जो 21 है 21st सेंचुरी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? 21st सेंचुरी की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो 21वीं शताब्दी है उसके लिए पर्यावरण के लिए एजेंडा सेट किया गया, ठीक है। और 21st सेंचुरी के लिए पर्यावरण से संबंधित एजेंडा क्यों सेट किया गया? क्योंकि हाल फिलहाल में जो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है वो ग्लोबल कंसर्न में टॉप समस्या है, ठीक है। तो इसी वजह से 1992 में जो है यह मीटिंग होती है और वहां पे 21st सेंचुरी के लिए इन्वायरमेंट से संबंधित जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच करने की बात की गई, ठीक, उसके लिए एजेंडा सेट किया जाता है, ठीक है। तो एजेंडा चूंकि 21st सेंचुरी के लिए सेट किया जाता है तो इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? एजेंडा 21। अगला प्रश्न, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि रियो जो सम्मेलन होता है 1992 में होता है। कब? 1992 में, 1992 में, ठीक है। तो देखिए जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या रियो प्लस 5, इसका मतलब आपको क्या करना है? 1992 में, जो 1992 है उसमें 5 जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 1997 हो जाएगा। यहां पे क्या बात की जा रही है? रियो प्लस 20 की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पे मामला क्या हो जाएगा? आप 1992 में 20 साल जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2012, ठीक है। तो जो 2012 है, ठीक है, रियो 2012 की बात की जा रही है। तो आखिर यह सम्मेलन था क्या? यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है या विश्व व्यापार संगठन के मिनिस्ट्रियल मंत्रिवर्गीय बैठक है, ये तो स्टेटमेंट गलत है। या जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है, या जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है और यह प्रश्न जो है ये 2015 में पूछा गया, ठीक। तो जो रियो प्लस 20 है, ठीक है, इट इज कॉन्फ्रेंस इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जी नहीं, ये जो है यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, ठीक है। किस पे? इट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रियो प्लस 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, ठीक है। आपको जो है इसका थीम बताना है रियो प्लस 20 का, ठीक है। तो इसकी जो थीम रखी गई थी द फ्यूचर वी वांट था, ठीक। तो द फ्यूचर वी वांट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है फिर एजेंडा 21 से है, ठीक। तो समाचारों में कभी कभी देखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, ठीक है। इट इज ए ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसकी उत्पत्ति होती है 1992 में, पहले वाले प्रश्नों में आपने देखा होगा, ठीक है। तो एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि जो जो प्रश्न आ रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो आने वाले एग्जाम है उसमें भी जो प्रश्न आएंगे वह इन्हीं के आसपास घूमते हुए प्रश्न आएंगे, ठीक। तो इसी वजह से इन प्रश्नों को करना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ये जो दूसरा ऑप्शन है एकदम साफ आप पकड़ ले जाओगे कि इसकी उत्पत्ति जो है वो 2002 में नहीं होती है, कब होती है? 1992 में, ठीक है। तो रियो डी जेनेरियो में जो कॉन्फ्रेंस होती है रियो,
तो ब्राजील के शहर रियो में, वहां पे 1992 में जो ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, एजेंडा 21 का। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक, केवल ए, ठीक है, यहां पे सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक्सप्लेन किया था पिछले वाले प्रश्न में क्या, कि जो एजेंडा 21 में 21 है वह किसके लिए एजेंडा सेट किया गया है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच हमारा 21st सेंचुरी में कैसा हो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पकड़ सकते हैं, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण सुरक्षा हेतु एक कार्य योजना है, ठीक है, ये एक एक्शन प्लान है, किसके लिए, इट इज एन एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट इन 21st सेंचुरी, ठीक। यहाँ पे डायरेक्ट आप कहिए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। The Sustainable Development Goals were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome, ठीक है। तो धारणीय विकास का लक्ष्य क्लब ऑफ रोम में नहीं आया था, ये एकदम गलत है। जो धारणीय विकास लक्ष्य है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल का जो कॉन्सेप्ट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आता है, ठीक, वह आता है 2015 में, ठीक है। 2015 में एस डीजी गोल निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, 15 सालों के लिए, ठीक है, और 17 गोल होते हैं। कितने गोल होते हैं, 17 गोल होते हैं, और इनको कब तक पूरा करना है, 2030 तक। 2030 तक मतलब कि कितने वर्षों में, मात्र 15 वर्षों में जो है वो जो 17 गोल हैं उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट जो है 1972 का नहीं है, यह कॉन्सेप्ट है 2015 का। ओके, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, अभी मैंने बताया यहाँ पे 2030 तक इसको प्राप्त किया जाना है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा केवल 2, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इनकी संख्या है 17, और ये जो 17 गोल हैं, पहला गोल कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। ये 17 जो है आपको क्रम से याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट दी गई है, एक बार सरसरी निगाह से इसको देख लेते हैं कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, ठीक, इस तरह के 17। तो पहले पे है नो पॉवर्टी, दूसरे पे है जीरो हंगर, तीसरे पे है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथे पे क्वालिटी एजुकेशन, पांचवे पे है जेंडर इक्वेलिटी, छठा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वह क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। और ध्यान रखिए, ये जो छठा गोल है वह यूपीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है। सातवां क्या है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है सातवें में। आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ध्यान रखिए। पांचवा जो है जेंडर इक्वेलिटी की बात है, ठीक है, और 10वें में रिड्यूस इनइक्वालिटीज की बात की गई है, ठीक। 11 नंबर जो है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात की गई है। 12वें में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात की गई है। 13वां जो है वो क्लाइमेट एक्शन है, ठीक है, तो 13वां जो है काफी इंपॉर्टेंट है, 13वां जो है वो क्लाइमेट एक्शन है। 14 लाइफ बिलो वाटर है। 15वां 14वां लाइफ बिलो वाटर हो गया, और 15वां लाइफ ऑन लैंड हो गया, ठीक। 16वां पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 17वां ग्लोबल पार्टनरशिप की बात की गई, ठीक है। 17वां क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है, तो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कौन से गोल, ये जो 17 गोल की जो बात की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो हु हैज प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है। तो जो लिमिट टू ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वह क्लब ऑफ रोम में आता है, किसमें आता है, क्लब ऑफ रोम में, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है, अभी हमने देखा इसको 2030 तक प्राप्त करना है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला प्रश्न देखने में बड़ा सा है, ठीक है।
ये यूपीपीएससी 2020 का प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यूपीपीएससी 2020 का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, ठीक है। वह प्रतिवेदन क्या था ये आपको बताना है, ठीक। तो वह था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर जो है 1987 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो है आवर कॉमन फ्यूचर नाम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। कब? 1987 में, ठीक है। तो क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न ये है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो एसर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। यह यूपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि कथन और कारण आधारित जो प्रश्न है पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों में जो है इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ये बात तो सही है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वह जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कथन जो है वो सही है, ठीक। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, ठीक। ये भी सही है, ठीक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर जो है कथन ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, धारणी विकास संकल्पना किससे संबंधित है? ठीक है, तो धारणी विकास संकल्पना किससे से? इंटरजनरेशन इक्विटी से संबंधित है, ठीक है, अंतर पीढ़ी साम्यता से, ठीक है। तो एक्चुअली में धारणी विकास का कॉन्सेप्ट जैसे कि पिछले वाला जो प्रश्न था उसमें आपने देखा कि जो करेंट जनरेशन है वह जो है फ्यूचर वाली जनरेशन के जो रिसोर्सेस है उसके संसाधन का इस तरीके से उपयोग न कर डाले कि जो फ्यूचर वाली जनरेशन है, ठीक है, जो आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ बचे ही ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है संसाधनों का उपयोग नहीं करना है। हमें संसाधनों का उपयोग कैसे करना है? हमें संसाधनों का उपयोग ऐसे करना है कि हमारी आज की जरूरतें हैं वो भी फुलफिल हो जाए और जो आने वाली जनरेशन उनके लिए भी बचा रहे, ठीक है। अगला प्रश्न, ये है कि सतत विकास के संबंध में कौन सा गलत है? ठीक है, सतत विकास के संबंध में आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने वाला विकास, ये स्टेटमेंट सही है। आर्थिक विकास से तात्पर्य केवल समय की लंबी अवधि के लिए अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के प्रवाह से, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह भूमि और निर्माण परियोजनाओं को इस तरह से विकसित करने का अभ्यास है जो परियोजनाओं को इस तरह से यह भूमि और निर्माण परियोजनाओं को इस तरह से विकसित करने का अभ्यास है जो पर्यावरण पर उनके प्रभाव को कम करके उन्हें आत्मनिर्भरता के ऊर्जा कुशल मॉडल बनाने की अनुमति देता है। यह भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। आगे, प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और शक्ति के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो इन चार में जो गलत ऑप्शन था वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन प्रश्न के अनुसार आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सतत विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए जैविक विविधता का संरक्षण, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो भी होना चाहिए। तो स्टेटमेंट सही है। प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, नियंत्रण, ये भी सही है, ठीक है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, गरीबी को घटाना, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, sustainable development is described as the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. In this perspective, in
inherently the concept of sustainable development is intertwined with which of the following concept? धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा जो है इन्होंने कुछ किया नहीं है। ठीक, और देखिए यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। इन्होंने जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, उसकी जो है परिभाषा रख दी और उसी पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो आखिर ये है क्या? ठीक, तो ये है कि जो हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। अब बात आती है कि कैरिंग कैपेसिटी से क्या मतलब है? मतलब कि वह कितना बर्दाश्त कर सकता है। जैसे मान लिया कि हम जो है संसाधन के रूप में किसी नदी का जो है प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, या किसी जंगल का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये देखना है कि हमारे प्रयोग मतलब उपयोग द्वारा, जैसे नदी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, या जो जंगल का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नदी का हम इतना उपयोग कर लें कि नदी जो है विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए या ओवर पॉल्यूटेड हो जाए। ठीक है, ये कब हो सकता है? जब उसकी मतलब कि सहन करने की क्षमता से ज्यादा उसका जो हम क्या करें, दोहन करें। इसी तरीके से जंगल है, तो जंगलों का हमें इस तरीके से उपयोग करना है जितनी उसकी धारण क्षमता हो, ठीक है, जितना वो बर्दाश्त कर सके। मतलब कि इतने ही हम पेड़ पौधों के उस काटें कि नए पेड़ पौधे जो है फिर वहां पे ग्रो कर सके। ठीक है, नहीं ऐसा ना हो कि हम पेड़ पौधों की जो कटाई है बहुत फास्ट करें और जो जंगल में जो पेड़ पौधे ग्रो करने की जो रेट है वो बहुत कम हो, तो इस तरह से क्या पूरा जंगल खत्म हो जाए, तो वो धारणी क्षमता उसकी जो है वो नहीं है उतनी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? धारण क्षमता। ठीक है, तो जो भी संसाधन है उनका हमें इस तरीके से उपयोग करना है जितना कि उसकी धारण क्षमता हो। ठीक है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा उपयोग करेंगे तो वह रिसोर्स जो है वह एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ठीक है, तो यह वर्ष था 1968। ठीक है, 1968 में जो है पहली बार पर्यावरण पर जो है संगोष्ठी को जो है आयोजन किया गया था। उसके बाद 1972 में यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम आता है। क्या? 1972 में यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी आता है और यूएनईपी का हेडक्वार्टर जो है नैरोबी में बनाया जाता है। कब? नैरोबी में बनाया जाता है और नैरोबी जो है वो केन्या की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? केन्या की कैपिटल है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की जाती है वह 5 जून 1972 को की जाती है। कब? 5 जून 1972 को। और इसी वजह से हर साल जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष होती है? ये याद रखिए 1968। ठीक है, यहां पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यूएनएफसी कोप 26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ठीक है, तो ये जो COP 26 होता है ग्लासगो में होता है। ठीक है, ग्लासगो में इसका आयोजन होता है और इसमें भारत ने क्या बातें कही थी, ठीक, उसको देखते हैं। तो भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। तो ये बात जो है भारत के द्वारा कही गई थी, ये स्टेटमेंट सही है। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा से करेगा। तो ये 60% नहीं है, ये है 50%। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 50% होता है, ठीक है, 50% होता है तो ये स्टेटमेंट सही होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक, अब हम बात करेंगे जो ग्लासगो में जो भारत के द्वारा प्रतिबद्धता जारी की गई थी वो क्या थे। ठीक है, तो 5 बिंदु जो है वो रखे गए थे भारत के द्वारा। तो एक चीज ये जान लीजिए कि जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है वो कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? तो स्कॉटलैंड के शहर, ध्यान रखिए, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था
और कब? 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 में। ठीक है। सम्मेलन यूएनएफ ट्रिपल सी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस का पार्टी थी 26 नंबर की। ठीक। अब हम जो बात करेंगे 5 बातें जो भारत के द्वारा रखी गई थी वो कौन कौन सी। पहला पॉइंट 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता की बात की गई थी। तो ये कब तक करना है? भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्मी ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। फिर दूसरा पॉइंट क्या? 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी। ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको 1 बिलियन टन जो है वो कम करेगा। कब तक? 2030 तक। तो भारत ने वर्ष 2030 तक अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक घटाने का वादा किया। 50%, ठीक है, ये जो ऑप्शन में दिया गया था 60% वहां पे लिखा गया था, लेकिन होना क्या चाहिए था? 50%। ठीक है। 50% ऊर्जा आवश्यकताओं का अक्षय ऊर्जा से पूरा करना। तो वर्ष 2030 तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% हिस्सा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा। कार्बन इंटेंसिटी में या कार्बन तीव्रता में 45% की कमी होगी। या चौथा पॉइंट था हमारा क्या? कि कार्बन तीव्रता में 45% की कमी। भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक, ठीक है, सारी बातें जो है 2030 को ध्यान में रख के ही की जा रही हैं। तो 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया। और पांचवा और जो लास्ट पॉइंट है जो कि काफी हाईलाइट रहा है न्यूज में, वह है नेट जीरो। ठीक है, नेट जीरो इमिशन की बात की गई। ठीक है, तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा गया। तो भारत ने जो लक्ष्य रखा 2070 तक का रखा है। ठीक है, तो भारत ने वर्ष 2070 तक, ये एकदम याद रखिएगा, नेट जीरो इमिशन का जो टारगेट है भारत का वो है 2070 तक। ठीक है, तो भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य हासिल करने का वादा किया है। अगला प्रश्न, अब देखिए जो हमने पॉइंट 5 रखे उस पॉइंट उन 5 पॉइंट में नेट जीरो की बात की गई थी और उसी पे आधारित देखिए ये प्रश्न आ गया 2021 में। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि यह जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से एनालाइज करके जाएंगे तो इन्हीं में से आपको जो है प्रश्न मिल जाएंगे। ये जो है ये गारंटी है, जी हाँ गारंटी है। ठीक, बस शब्दों को जो है वो इधर उधर कर देंगे अगर नया प्रश्न बनाया तो, नहीं तो हो सकता है कि हु बहू जो है कॉपी पेस्ट प्रश्न आपको मिल जाए। तो प्लीज इन प्रश्नों के एक एक लाइन को जो है बस आपको ध्यान से देखना है। यही जो है पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों की तैयारी का एक अचूक जो है वो तरीका है। ठीक, देखिए यूपीपीएससी प्री 2021 में किससे एक प्रश्न आ गया? नेट जीरो इमिशन से। तो क्या है? 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है। ठीक है, देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्या? देखिए नेट जीरो इमिशन जो है वो 2050 तक जो है वो लाना है, लेकिन पूरे उत्सर्जन को जो है जीरो कर देना, बात ये नहीं है। ठीक, जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका इमिशन होता रहे। ठीक है, जैसे मान लिया कि 100 गीगा टन जो है ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हुआ। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है कि 100 गीगा टन, ठीक, आप क्या करें 100 गीगा टन एब्जॉर्ब, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको एब्जॉर्ब करने की, सेक्वेस्ट्रेशन करने की आपके पास क्षमता भी हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो 100 गीगा टन है और आपने जो है ये जो कार्बन एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, कार्बन एब्जॉर्प्शन है अगर वो रखा है, ये टोटल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो। ठीक, तो यही जीरो नेट इमिशन की बात की जा रही है। तो जितना मतलब हम ग्लोबल वार्मिंग गैस जो है इमिट करें उतना ही हम क्या करें, इनको एब्जॉर्ब करने की हमारे पास टेक्निक भी हो। ठीक है, टेक्निक भी हो, तो इसी को बोला जा रहा है नेट जीरो इमिशन। इसका अभिप्राय कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो जैसे मैंने बोला ना कि आप जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है इमिट कीजिए, लेकिन जितना आप इमिट कर रहे हो, जितना आप उत्सर्जन कर रहे हो, उनको जो है पर्यावरणीय गतिविधियों के द्वारा, ठीक है, आप एफोरेस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाइए जिससे कि ये पेड़ पौधे क्या करें, वह ग्रीन हाउस गैस को, वह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मीथेन है, ठीक है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, उसको एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है,
और उनको जो है लेबल में ला दें, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से कहलाएगा नेट जीरो इमिशन। ठीक है, तो आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं इसके लिए आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो टेक्निक है, ठीक, जियोलॉजिकल जो इंजीनियरिंग है उसको आप अपना सकते हैं। ठीक है, प्लस सी फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। सी फर्टिलाइजेशन का मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, वह जो है समुद्र के द्वारा ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो, ये व्यवस्था की जा सकती है। जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाया जाए, जिससे वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में एक्स्ट्रा जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की वो क्या करें, एब्जॉर्ब करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे नेट इमिशन, जो नेट जीरो इमिशन है, उसका लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पे जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, केवल दो। क्या, केवल दो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यूपीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है। क्या, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? ठीक है, तो 1962 में बुक आती है। क्या, बुक का नाम क्या है? साइलेंट स्प्रिंग। यह बुक लिखी गई है रेचल कार्सन के द्वारा। क्या, रेचल कार्सन के द्वारा। यह एक अमेरिका के इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, पर्यावरणविद हैं, रेचल कार्सन, इनका नाम याद रखिएगा। इनकी बुक का नाम याद रखना है साइलेंट स्प्रिंग। क्या, साइलेंट स्प्रिंग। अगला प्रश्न, सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, आपको बताना द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना। जी नहीं, पहला ऑप्शन गलत। बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, ये भी नहीं है। ठीक, यहाँ पे बात क्या की जा रही है, ध्यान रखिए, पर्यटन का मुख्य उद्देश्य नहीं, वो से की या सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म लगा है टूरिज्म के आगे, वह क्या लगा हुआ है? सस्टेनेबल टूरिज्म की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये है क्या, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सांस्कृतिक अखंडता तथा पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना जो है वह सस्टेनेबल टूरिज्म कहलाता है। ठीक है, तो मतलब कि टूरिज्म आपको ऐसे करना है जैसे कि आपका जो है पर्यटन भी हो जाए और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। ठीक है, और पर्यावरण के साथ में जो सांस्कृतिक अखंडता है उसको भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे विजिट करने जा रहे हैं, ठीक है, नदी, झील, झरना देखने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है कि आप जाके वहां पे गंदगी फैला दीजिए, पॉल्यूट कर दीजिए। ठीक है, प्लास्टिक की बोतल, कुरकुरे के पैकेट फेंक दीजिए, तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करना है। ठीक है, तो पर्यटन करना है, ठीक, ज्यादा से ज्यादा आप जो है पर्यटन कीजिए, लेकिन वे आप जो टूरिज्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। और इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अतिवादियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, इनका विश्वास है कि पृथ्वी पर मानव समाज पृथ्वी की वहन करने की क्षमता की सीमाओं के समीप तक खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात जो है वो सही है। ठीक, ये सख्त जनसंख्या नियंत्रण की मांग करते हैं, ये भी बात सही है। ये जो हार्ड पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, क्योंकि जानते हैं इनके द्वारा बात यह है कि जो हायर पॉपुलेशन है वो पर्यावरण को क्षति करती है, तो ये भी बात सही है। ये कम उपभोग उन्मुख और कम अपशिष्ट उत्पादक जीवन शैली पर बल देते हैं। जी हाँ, दे स्ट्रेस फॉर लेस कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड वेस्ट प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ, ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो, इको रेडिकल्स की जो बात की जा रही है, इको रेडिकल्स के मतलब वे लोग जो पर्यावरण के प्रति हाइपर सेंसिटिव है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिव है, कुछ भी हो जाए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन पर्यावरण, जीव जंतुओं को नुकसान नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि भारत में एक विश्नोई कम्युनिटी है जो पर्यावरण के प्रति काफी संवेदनशील है। ठीक, तो इस तरीके से के जो लोग होते हैं वो इको रेडिकल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे उसी से संबंधित ये जो प्रश्न हैं जो इको रेडिकल्स हैं उनसे संबंधित, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है। इनका विश्वास है कि पृथ्वी पर मानव समाज पृथ्वी की वहन करने की क्षमता की सीमाओं
के समीप तक खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं। ठीक, ये सख्त जनसंख्या नियंत्रण की मांग करते हैं और ये कम उपभोग उन्मुख और कम अपशिष्ट उत्पादक जीवन शैली पर बल देते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तीनों के तीनों सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 2 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ठीक है, आप लोग जो है इस तरह के प्रश्नों को देख देख के जो है अब उब गए होंगे। ठीक, कि यार कॉन्सेप्ट यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और यही प्रश्न जो घूम फिर के आ रहे हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में ही बोला था कि इन प्रश्नों को आप लगा लेंगे तो आपके पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी समस्या जो है नहीं होगी, उनको आप इजीली जो है सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, तो देखिए ये हाल फिलहाल के वर्ष में ही पूछा गया है, प्री 2018 में पूछा गया है। ठीक, तो क्या है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास, एकदम पकड़ लिया आप लोगों ने। ये है संपोषणीय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। पर्यावरण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था जिसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था। ठीक है, तो 1992, 2001, 2011, नन ऑफ द एबव। यहाँ पे जो सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए 1986 में ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है जिसको अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सी पर्यावरण कानून और बहुत सारे जो है प्रोविजंस हैं, इस वजह से ये जो है एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो अंतिम बार जो संशोधन किया गया था वह 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में। ठीक है, और लागू हुआ 1992 में। तो इस वजह से ये 1992 की जगह 1991 होता, तब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिए ईपीए 1986 का जो एक्ट है उसमें 1991 में अंतिम बार संशोधन होता है। अगला प्रश्न। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया इसको जो है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत सारे एनवायरमेंट के प्रोविजन को ये कवर करता है। ठीक है, तो छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। बहुत ही आसान सा प्रश्न, अभी आपने देखा। देखो ये प्रश्न जो है एकदम लाइन से आया। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पूछा है? यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2021 में पूछा इन्होंने। यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2020 में इन्होंने पूछा। यूपीपीएससी बीईओ एग्जाम 2019 में पूछा। ठीक, रट के रखना है इसको, 1986। ओके, अगला प्रश्न। भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ठीक है, तो देखिए जब बात की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की, ठीक है, जब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की बात की जाएगी तो वर्ष है 1985। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार ने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की? ठीक है, ध्यान से समझिए, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है, पर्यावरण विभाग, तो यह वर्ष था 1980। तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो है 1980 का है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है वह है 1985 का। ठीक है, ये एसीएफ 2017 का प्रश्न है। अब हम बात करेंगे कि जो पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है पर्यावरण से संबंधित उनके बारे में। ठीक, तो यहां पे सबसे पहला आर्द्र भूमि दिवस जो वेटलैंड डे है 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व वन दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है वह 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है वो 23 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, मतलब कि वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, ठीक है, 22 मई ध्यान रखिएगा। तो जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है 22 मई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस की कहानी अभी मैंने बताया था कि 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी और उसी के मद्देनजर हर साल 5 जून को जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक, जो इंटरनेशनल टाइगर डे है वह 29 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को। ओजोन दिवस 16 सितंबर। और विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को, ठीक है। और इसके साथ एक चीज और जोड़ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय डॉल्फिन डे, ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन डे लिख देता हूं मैं, नेशनल नेशनल डॉल्फिन, ठीक है, नेशनल डॉल्फिन डे, ठीक है, ये जो है वो 5 अक्टूबर को, कब, 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक। तो ये कुछ पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, उनका जो एक्सप्लेनेशन था वो था। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 22 दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयाग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इसकी पीडीएफ प्राप्त कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ आप अगर बने रहते हैं तो आप डेली जो है करंट अफेयर के अपडेट्स आपको मिलती रहेगी और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उससे जो संबंधित जो स्टडी मटेरियल है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।